Assalamu alaikum everyone. Today is the third session of the class of the stock market basics course, and we'll just wait 1 or 2 minutes and start the class. जी, क्लास जो है अब शुरू करते हैं 1 मिनट में। इन द मीन टाइम कुछ सवालात जो थे, रिकॉर्डिंग जो है वो PSX को अगर आप ईमेल करें तो आपको, अगर आपका रीजन वैलिड हो तो वो आपको दे सकते हैं। बाकी let's begin the class. I hope you can listen to my voice, and I will just share the screen now. जी, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? ओके। And can you also see the screen as well? आप मैसेज में लिख सकते हैं। Is the screen visible? Okay, good, great. ठीक है। तो अब हम थर्ड सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में बताया था कि क्लास टाइम पर शुरू हो जाए करेगी। जो लोग लेट आते हैं फिर वो साथ साथ कवर अप उनका मिस हो सकता है, बट वी हैव टू स्टार्ट ऑन टाइम। सेशन 1 में हमने जैसे कि बेसिक स्टॉक्स का पढ़ा था कि स्टॉक्स हैं क्या, और एक हिस्सेदारी का कॉन्सेप्ट होता है। और सेशन 2 में हमने बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा था, और बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। और आई होप आपने वीक के दौरान ये तीनों चीज़ों के बारे में ऑनलाइन पढ़ लिया होगा। फिर थोड़ा सा हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी उससे रिलेटेड, तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है। और क्लास के एंड पे इंट्रिंसिक वैल्यू पे थोड़ी सी बात हुई थी। तो आज हम एक इंट्रिंसिक वैल्यू का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करेंगे, और उससे पहले, इंट्रिंसिक वैल्यू से पहले, हम क्योंकि एज पर द कोर्स स्टार्टेड ऑन PSX भी चलना है, लेकिन क्योंकि पिछली क्लास में काफ़ी सवालात थे इंट्रिंसिक वैल्यू से रिलेटेड, तो मैंने कहा था कि मैं इंट्रिंसिक वैल्यू से रिलेटेड सेशन 3 में भी बताऊंगा। वो कोर्स आउटलाइन का थोड़ा सा हिस्सा भी है, तो सेशन के एंड में हम करेंगे। तो आज जो है सेशन 3 शुरू करते हैं, 17 दिसंबर। सेशन 3 में हमने सबसे पहले जो है फाइनेंशियल रेशोज जो है वो हम उसको बेसिक्स है उसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेंगे। पहले सेशन में मैंने बताया था एक वॉरेन बुफे की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उस पर PE रेशो की बड़ी बात होती है। तो PE रेशो होती है, आज हम थोड़ा सा फाइनेंशियल रेशोज के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल रेशोज का फायदा क्या होता है? ये फाइनेंशियल रेशोज जो हैं ये फंडामेंटल एनालिसिस में काम आती हैं। टेक्निकल एनालिसिस में इतना काम नहीं आती। फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो इन्वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो डे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो डाटा ये कहता है कि 90% लोग जो हैं टेक्निकल एनालिसिस में वो पैसा लूज कर लेते हैं,
और इसमें 90% अगर आप लॉन्ग रन लिए रखें अच्छी कंपनी तो गेन करते हैं। तो इसलिए रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी भी यही है। और सेक्शन 4 में थोड़ा सा हम टेक्निकल एनालिसिस पे भी बात कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल रेशियो जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल, फाइनेंशियल रेशियोज फंडामेंटल एनालिसिस का हिस्सा है और फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो इन्वेस्टिंग में इस्तेमाल होता है। और डे ट्रेडिंग की कुछ और भी लूपहोल्स ये हैं कि शरिया कंप्लायंट नहीं डे ट्रेडिंग, मतलब एज पर द फतवा आपको एक दिन में खरीद के बेच नहीं सकते, आपके क्योंकि नाम होने में 3 दिन लगते हैं। तो अगर आप बाय द बुक चलें तो क्योंकि शेयर 3 दिन में आपके नाम होता है सीडीसी अकाउंट के थ्रू, तो इस वजह से आपके कोई चीज नाम है ही नहीं और आप उसकी तजारत कर रहे हैं, तो शरिया कंप्लायंट में थोड़ा सा ग्रे एरिया आ जाता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है इस जो पिछली जो क्लास थी जिसमें के बैंक स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट थी, उसमें बहुत से चीजें होती हैं, हमने बेसिक लेवल पे कवर किया था कि बैंक स्टेटमेंट में एसेट्स होते हैं क्या, और सॉरी बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश और इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस। तो फाइनेंशियल रेशियोज के लिए यही चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशो मानी जाती है ट्रेडिशनली वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अच्छा, ये मैं बेसिक आपकी बेस बनाने के लिए जो है ये इनके आपके रेशियोज का जो है आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। वैसे तो अब एप्स बन गई हैं, वो भी हम देख लेंगे आगे की क्लासेस में जो आपको रेशियो निकाल देती हैं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आप बेसिक में भी आते हैं तो पी रेशो बड़ी अच्छी रेशो है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो है क्या, इसका एक फार्मूला है, पीई रेशो इक्वल्स शेयर प्राइस, मार्केट में जो शेयर की प्राइस होगी, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। तो ये जो है ना पी रेशो इस तरह निकल आएगी। तो लेट से एग्जांपल दे रहा हूं कि मार्केट में शेयर की प्राइस जो है, एग्जांपल मार्केट में लेट से शेयर की प्राइस जो है वो 20 रुपए का शेयर है और अर्निंग पर शेयर आप उसकी निकाल सकते हैं उधर से फाइनेंशियल रिपोर्ट से, लेट से 10 रुपए अर्निंग पर शेयर आई है, तो पी रेशो हो गई 2। तो अब ये एक रेशो है, ये आपको पी रेशो, अब तो गूगल पे जाएं तो ग्लोबल स्टॉक्स जाएं तो पी रेशो उसकी वैसे निकाल के दे देगा, लोकल स्टॉक्स में भी इन्वेस्टिफाई ऐप जो है उस पे आपको पी रेशो, या investing.com पे भी पी रेशो लिखा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको क्योंकि इस कोर्स का मकसद इंजीनियर बनाना नहीं बल्कि मैकेनिक बनाना है कि गाड़ी ठीक कर सके, ना कि गाड़ी की साइंस समझ सके। तो मैं उसका बेसिक आपको बता देता हूँ कि लोअर द पीई रेशो किसी भी कंपनी की, द बेटर इट इज। तो नॉर्मली कन्वेंशनली जो वॉरेन बफेट किताब है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसमें पी रेशो का भी बड़ा जिक्र आता है और उसमें भी, और कन्वेंशनली आप विजडम ये कहा जाता है कि अगर किसी भी शेयर की पीई रेशो 10 से कम है तो वो आप खरीद लें। तो और एप्स जो हैं वो पी रेशो निकाल देती हैं मुख्तलिफ किस्म की। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर हम किसी भी ऐप पे चले जाएं, लेट से मेरे पास अगर कोई इंस्टॉल्ड इन्वेस्टिफाई एक ऐप है लोकल, तो मैं अब इसमें किसी भी स्टॉक पे आ जाऊं, लेट से रैंडमली इंटरलूप देख लें, टेक्सटाइल की कंपनी है और इधर कहीं पे कहीं ना कहीं इसकी पी रेशो लिखी होगी, फंडामेंटल बीच में मैंने क्लिक कर दिया, ये 59 का शेयर है। ये देखें आप, इसमें एनुअल अर्निंग पर शेयर दी हुई है पहली लाइन में, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी लाइन में आप आए तो पीई रेशो लिखा हुआ है और इसकी पीई रेशो है 4.53। ऊपर से 1 2 3 4th लाइन में पी रेशो लिखा हुआ है, उसका राइट पे जाए 4.53। तो ये ऐप्स जो है पी रेशो भी निकाल देती है।
और तो हम इधर आ जाएं तो नॉर्मली कहा जाता है कि पी रेशो अगर लेस देन 10 हो तो ये अच्छी बात मानी जाती है। और लेकिन इसमें ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में भी बात की थी, लेकिन नॉर्मली अब ये भी ट्रेंड चेंज हो चुका है क्योंकि उस दौर में टेक की कंपनीज नहीं होती थी, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो तब नहीं होती थी। और जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनकी पीई रेशो जो है वो 10 से तो ज्यादा ही होती है, बल्कि 20-30 पे चल रही होती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, ये जो किसी ने सवाल की वजह से सवाल तो एंड में, तो पी रेशो नॉर्मली अगर 10 से नीचे है तो आप एक अच्छा चेक है कि इट्स अ गुड थिंग। लेकिन अब ये क्योंकि स्टॉक हमेशा चेंज होते रहते हैं, कोई भी फिक्स बात नहीं की जा सकती स्टॉक में। तो टेक में नॉर्मली टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में, इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पी रेशो जो है वो नॉर्मली 20 से ज्यादा ही होती है। ये एक अमूमी बात है। तो उसकी रीजन ये है कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं वो ग्रो बहुत तेजी से कर रहे होते हैं, तो उसकी पी रेशो नॉर्मली ज्यादा होती है। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में तो आप अच्छी कंपनियां देख लें तो उनकी पी रेशो 30 के करीब जाके होगी। और ये तो मैंने एग्जांपल दी, किसी भी मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनी की 20 से तो ऊपर ही होती है। तो ये रूल जो है ना, ये मेरे नजदीक जो है नॉन, अब इस पे हम आ जाते हैं पी रेशो लेस देन 10 पे, ये दिस अप्लाइज नॉन टेक कंपनीज। और दूसरा है कि कंपनी हैज टू बी इन प्रॉफिट और कैश फ्लो भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर पी रेशो लेस देन 10 है तो इट्स अ गुड कंपनी। बाकी चीजें भी होती हैं, लेकिन अच्छा अब तो ये चीज आप वैसे नोट कर लें, पी रेशो लेस देन 10 इज ग्रेट। बट टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की अगर मैं एग्जांपल ले लूं, कोई भी टेक की कंपनी देख लूं, मैं सिस्टम्स लिमिटेड देख लेते हैं, पाकिस्तान की सबसे अच्छी ऑन पेपर टेक कंपनी है। फंडामेंटल एनालिसिस में जाएं 1 2 3 4, पी रेशो इसकी कितनी आ रही है 21.41 एज एक्सपेक्टेड। तो फिर भी ऊपर जा रहा है शेयर। तो पी रेशो टेक में रूल चेंज होता है, वरना नॉन टेक में लेस देन 10 इज अ गुड थिंग। तो बेसिकली वापस अगर बेसिक पे आए, उसकी वजह यह है कि पी रेशो का फॉर्मूला जो है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो शेयर प्राइस एक शेयर पे ले आता है और वो प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके अर्निंग पर शेयर निकल आता है। उसका अगर आपने फॉर्मूला लिखना है तो लिख लें कि अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं कि, लेकिन वो बेसिक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि टोटल प्रॉफिट जब अर्निंग होती है टोटल को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो एक शेयर की अर्निंग निकल आई, एक शेयर की प्राइस निकल आई, एक शेयर की अर्निंग निकल आई। तो एक शेयर अर्निंग इतनी कर रहा है, तो अगर नीचे वाली चीज ज्यादा होगी तो पी रेशो उतनी कम होगी। बॉटम वाली चीज जितनी ज्यादा होगी तो उतनी जो है वो पी रेशो कम होगी। इस वजह से द लोअर द पी रेशो द बेटर इट इज। तो ये आपको ओवरऑल बता देता है कि कंपनी कैसा काम कर रही है पी रेशो। इसलिए बड़ी एक बेसिक सी रेशो और बड़े इस रेशो में बड़ा कुछ आ जाता है। अच्छा, मैंने बहुत देखा है जनरली, अब मैं जनरल डिस्कशन पे आ जाता हूँ कि अच्छे अच्छे सीएफएस और अच्छे अच्छे जो पीएचडी हैं, मास्टर्स हैं, सीएफए जो काम ही ये करते हैं स्टॉक्स की पढ़ाई है, वो उनसे आप उनका पोर्टफोलियो पूछें, वो कंपनी, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि बेसिक लॉस प्रॉफिट एंड लॉस कवर कर रहे थे, कंपनी लॉस में होगी, कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा। अच्छा, वो कई लोगों ने पी रेशो उसकी मतलब हंड्रेड्स में होगी और इन्वेस्ट किया होगा, तो वो सारा जो पढ़ाई की है वो साइड पर रख देते हैं और वो सटे की तरह मेथड निकल जाता है यार, कई बेसिक चीजें नहीं फॉलो करते। इसकी एग्जांपल है टीआरजी, एक कंपनी होती थी जो कि जिसकी पी रेशो का 100 से भी ऊपर होती थी, तो इट्स एन एनॉमली। तो इवेंचुअली वो कंपनी वापस आ गई। इसलिए लॉन्ग रन इन्वेस्टिंग जब आप करें तो पी रेशो इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन कॉन्सेप्ट्स पे आगे भी बात करते रहेंगे। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और वो है बेसिक सा कॉन्सेप्ट रेशो है, वो है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू ऑफ अ कंपनी और दैट इक्वल्स टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी। बड़ा सिंपल है। और बुक वैल्यू कंपनी का फायदा ये होता है कि कंपनी की मालियत है क्या, यानी कि टोटल एसेट्स की एग्जांपल ले लेता हूं
इसकी एग्जांपल अगर मैं लूँ, मशीनरी आ जाएगी इसमें, लायबिलिटीज में क्या आएगा, कर्जा आ जाएगा। तो वो कंपनी की, यानी कि कंपनी आज बिजनेस बंद कर दे तो उसकी बुक वैल्यू क्या होगी। तो ये देख के भी अंदाजा हो जाता है कि कल कंपनी बंद हो जाए तब भी आपके पैसे नहीं डूबेंगे। इसकी अगर एग्जांपल लें तो बड़ी, मैं हट के एग्जांपल देता हूँ इसमें। अगर हम स्टॉक्स में जाएं और कोई स्टॉक इसमें कहाँ से, निशाद में देख लेते हैं, NML, एक निशाद में एक टेक्सटाइल की कंपनी है, इसका अगर हम क्लिक करें तो अच्छा, अब लाइव डाटा से देखें, ये शेयर है जी, लाइव डाटा के लग रहा है 56.14 का, यानी कि एक शेयर की मालियत 56.1 हो रहा है। मगर जब बुक वैल्यू पर शेयर पे जाएं तो सेकंड डब्बे में आ जाए आप, मतलब अर्निंग फंडामेंटल्स के बाद इक्विटी फंडामेंटल जो बीच वाला बॉक्स है उसमें नंबर 1 पे लिखा हुआ है बुक वैल्यू, वो है 373। यानी कि कंपनी, इसका मतलब क्या हुआ कि निशात मिल के केस में वो, मेरा ख्याल है कि वो बिजनेस अपना बंद कर दें तो ज्यादा वो पैसे कमा लेंगे, क्योंकि उनकी मशीनरी इतनी ज्यादा है, टेक्सटाइल की मशीनें इतनी ज्यादा हैं कि उसकी बुक वैल्यू जो है, एग्जांपल निशात मिल्स लिमिटेड, शेयर प्राइस जो थी वो 56 थी, लेकिन जो बुक वैल्यू थी वो आ रही थी 300 प्लस समथिंग। उसकी वजह ये है कि कंपनी की जो एसेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो वो एसेट माइनस जब लायबिलिटी करें तो इस वजह से वो हो जाता है। और मेरे नजदीक अगर इसका मतलब ये है कि वो निशात में अगर अपनी मशीनें वगैरह बेच दे और सारे पैसे इकट्ठे कर ले तो वो ज्यादा पैसे मतलब उनके बन जाएंगे, वो अपने एसेट से इतना कमा नहीं रहे। तो बुक वैल्यू का ये एक होता है कि बेसिक आपको वैल्यू देती है। नॉर्मली टेक कंपनीज की बुक वैल्यू बहुत कम होती है, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं उनकी बुक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हाई मशीनरी बहुत ज्यादा होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया। जबकि टेक्नोलॉजी कंपनीज की बुक वैल्यू जो है वो कम इसलिए होती है कि उनकी मशीनरी क्या होगी, उनके पास तो लैपटॉप्स हैं, वही उनकी मशीनरी है। तो उससे आपको ये भी अंदाजा हो जाता है कि कंपनी बड़े कम रिसोर्सेज से क्या आउटपुट दे रही है। तो ये एक ओवरऑल जो है। अच्छा, टेक्सटाइल में मैं आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूँ इसी कॉन्सेप्ट को देखने के लिए। अगर वही एक कंपनी है, निशाद में टेक्सटाइल है ये कंपनी है, एक और कंपनी अगर हम देखें कोई और, इंटरलूप। अच्छा, उसके इसका लाइव में जाएं तो 59 का ही शेयर आसपास ही है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स में आ जाए अगर तो बुक वैल्यू उसकी 37 रुपीज है। बीच वाले डब्बे में इक्विटी फंडामेंटल बुक वैल्यू 37। अब ये कंपनी मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छी है शायद से, क्योंकि इसके तो मतलब, हालांकि ये टेक्सटाइल की कंपनी है, इसका मतलब कि थोड़ी सी मशीनरी से बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो 37 और 59, तो इधर अगर हम आ जाए नीचे, दूसरी एग्जांपल ले लें। 59 का शेयर है और 37 उसकी बुक वैल्यू है। इंटरलूप, इसका सिंबल ILP है, अगर आपने कहीं ऐप पे ऑनलाइन या कहीं भी देखना हो, या इसका है NML। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरलूप जो है उसकी भी मशीनरी है, मगर वो थोड़ी सी मशीनरी से बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा आउटपुट दे रहे हैं, जिसकी वजह से अर्निंग उनकी ज्यादा आ रही है और शेयर प्राइस जो है उनकी अच्छी है। तो अब ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दी, एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2। अब बुक वैल्यू का फायदा क्या हुआ कि आपने देखा निशाद मिल की इतनी ज्यादा उनकी बुक वैल्यू, इसका मतलब है कि उन्होंने इतने ज्यादा एसेट्स किए हैं, लेकिन अर्निंग सिर्फ उनकी 56 है। जबकि इंटरलूप जो है वो उनकी बुक वैल्यू यानी कि उनके एसेट्स शेयर पे लें तो 37, अर्निंग फिर भी उनकी 59 है। इसका मतलब है कि वो कम एसेट से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये एक बुक वैल्यू का फायदा है, एक नोट करने का आपको एक बेसिक अंदाजा हो जाता है। बुक वैल्यू ज्यादा होना अच्छी बात भी है, मगर अगर बुक वैल्यू निशात की 300 से ऊपर है तो उसकी शेयर प्राइस भी 300 के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से आउटपुट आ रहा होना चाहिए। वो अगर आप इंटरलूप उसी सेक्टर में देखें तो वो कम बुक वैल्यू से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये फायदा है बुक वैल्यू का। और ये एक अच्छी एक्सरसाइज है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मतलब ये जो एक्सरसाइज है, मैं आपको, आप स्टॉक को साइड पे भी रखते हैं, आप वैसे आपने किसी बिजनेस को एनालाइज करना है, उनके बेसिक्स कोर्स है ये। स्टॉक क्या है, कंपनी में हिस्सेदारी और कंपनी को जानने का तरीका है।
तो बेसिक लेवल पे अगर कंपनी को जानना हो तो आपने वैसे किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपने उसका एनालिसिस करना है, या डिफरेंट कंपनीज का फॉर वट एवर रीजन आप देखना चाहते हैं कि मेरी जो जॉब लगी है मेरी 2 कंपनीज में, मैं किस कंपनी में जॉब करूँ, उस कंपनी में करेंगे जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी। तो अगर आपने वैसे एनालिसिस, मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मतलब ये तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए एक किया था, तो ये इट गोज बियॉन्ड इन्वेस्टमेंट दीज थिंग्स। अच्छा, तीसरा एक है, वो पहली क्लास में बात हुई थी कि भाई कैपिटल गेन और डिविडेंड पे। कैपिटल गेन होता है कि आपने कंपनी का शेयर ले लिया और वो 100 रुपए से 200 का आपने बेच दिया, और डिविडेंड होता है कि आपने 100 रुपए का शेयर लिया और 10 रुपए उन्होंने प्रॉफिट दे दिया, आपके अकाउंट में शेयर 100 रुपए में करो, प्लस 10 प्रॉफिट भी आ गए। तो कई लोग कहते हैं कि यार हम पैसे बजाय इसके बैंक अकाउंट में रखें और 10% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट लें, साल का सूद है, तो हम ऐसी कंपनी में ना डाल दें जो कि हमें साल के वैसे ही 10% प्रॉफिट दे देती है। तो वो हलाल भी होगा, शरिया कंप्लाइंट भी होगा, अगर कंपनी शरिया कंप्लाइंट, तो उसके लिए रेशियो इस्तेमाल होती है डिविडेंड यील्ड। तो उसका डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला डिविडेंड यील्ड इक्वल्स डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस। इन सिंपल वर्ड्स डिविडेंड यील्ड क्या है? ये है शेयर फ्रॉम प्रॉफिट। और डिविडेंड यील्ड जो है नॉर्मली ये परसेंटेज में होती है, ये जो है ना ये परसेंटेज में होती है। तो अगर 10% है तो इसका मतलब कि आपने 10% आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं, बस अगर लेट्स से डिविडेंड 10% है तो इसका मतलब है कि आपको जितने पैसे आप जितने का शेयर है उतने उसका 10% वैसे ही आपके अकाउंट में वो डाल दिया करेंगे क्वार्टरली, या 6 महीने बाद या साल बाद। कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। एक कंपनी जो मेरे जहन में आ रही जो कि डिविडेंड अच्छा देती होगी वो पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, अच्छी कंपनी है। इसके फंडामेंटल में जहाँ डिविडेंड यील्ड आपने देखनी है तो फंडामेंटल में जाके सबसे नीचे वाला डब्बा जो डिविडेंड फंडामेंटल्स है उसमें नंबर 2 पे आ जाए। सबसे नीचे वाला डब्बा डिविडेंड फंडामेंटल्स, उसमें ऊपर लिखा हुआ है एनुअल डिविडेंड, नंबर 2 पे डिविडेंड यील्ड कितनी 17.3%। आप ये देखें, मतलब कि इसमें आप पीओएल में आप डालें पैसे तो 17% ये आपको वैसे ही दे देते हैं, मतलब 17% तो बैंक भी नहीं देता। तो अब ये लोगों को पता ही नहीं। मतलब मैं शेयर को एंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सी कंपनी है जिसमें आप पैसे डालें तो आपको वैसे ही 17% दे देंगे, ना आपको सूद देना पड़ा, ये तो आपको अपना प्रॉफिट में से हिस्सा देंगे। तो ये मेरे ख्याल से 10% देते हैं तो ज्यादा दे रहे हैं, 17%। तो वेरी करता है, कभी 10% कम से कम देते हैं, कभी 20% भी दे देते हैं, अभी 17% दिया हुआ है। तो ये फायदा है डिविडेंड यील्ड का कि एक परसेंटेज जो आप प्रॉफिट है वो आपको वापस कर देते हैं। एग्जांपल हमने देखा जी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, इसका सिंबल है POL।